कोरोना काल था, हम लोगों ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया और इसीलिए बहुत कम लोगों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, जिससे कि कोविड से सभी लोगों की सुरक्षा की जा सके। मंत्री जी को मैं हृदय से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बहुत व्यस्त समय में समय से समय निकाल के यहाँ पर आए और अपने वादे को पूरा किया। किसी भी नेता के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि अगर उसने किसी से कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा करे। शायद श्रीकांत जी इसीलिए जाने जाते हैं। मुझे याद है संघर्ष के दिनों में जब हम लोग दिल्ली से रिपोर्टिंग करता था, उस समय श्रीकांत जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यभार दायित्व देखा करते थे और हम लोगों की तो बहुत मदद करते थे और शायद वो बहुत सारी पुरानी यादें, सुनहरी यादें जो है अभी मन में ताज़ा हैं। लेकिन यह है कि श्रीकांत जी जब से मंत्री बने हैं हम लोग का मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम लोग किसी दिन अकेले बैठेंगे तब बात करेंगे। श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए। एक बार हम लोग चाहेंगे एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, श्रीकांत जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी, कोरोना की बहुत बड़ी लड़ाई सरकार लड़ रही है और मैं समझता हूं कि आपका मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपका पूरा मंत्रिमंडल जो है हर दिन इस चुनौती से दो चार होता है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है बिजली विभाग की, आबाद रूप से लोगों को बिजली मिले, उनसे ज़्यादा नाजायज पैसे न चार्ज किए जाए और उसके अलावा कोई भी ऐसी गतिविधि न हो जिसकी वजह से किसी आम आदमी को समस्या आए। कोविड काल का कैसा अनुभव रहा आपका, खास तौर पे जो ये चुनौतियां जब आई तब इसको कैसे आपने अवसर में बदला? मैं चाहता हूं कि जरा एक बार देश को बताएं। देखिए संकट काल है और जब मैं ये कहता हूं कि ये दैवीय संकट रहा जी, और दैवीय शक्ति रही और दैवीय शक्ति हमको मिली कि इस संकट को हम लोग समाप्त करने में भी मैं ये कहूँगा कि बहुत हद तक सफल भी हुए। और जो इस संकट काल में जो चुनौतियां मिली उनको अवसर में भी हम लोगों ने बदला। और हम लोगों से मेरा मतलब है कि हम सभी देशवासियों की बात में कर रहा हूँ। जी जी, निश्चित रूप से देशवासियों की बात में कर रहा हूँ। हम सब मिलकर हम सब ने इस कोरोना को मात दी है और बहुत प्रसन्नता है आज की तारीख में कि पूरे भारत में लगातार जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इसमें मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूरदर्शिता वाले जो निर्णय लिए शुरुआत जी में, जी, क्योंकि उस समय संकट था और बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च लोग भी नहीं कर पाए थे, लेकिन जो हमारे पास जो टीम थी बुद्धिजीवियों की, जो देश भर के हमारे बुद्धिजीवी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जानकारियाँ हासिल की, उसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। और उसके तुरंत बाद, क्योंकि इस संकट से उभरने के लिए आपको कोविड हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, आपको मास्क भी लेने हैं, आपको टेस्टिंग लैब भी डेवलप करनी है, तो डॉक्टरों की व्यवस्था करनी है, रूप से वाहन की व्यवस्था करनी है, खान पान की व्यवस्था करनी है, एक साथ ये सारी चीजें एक साथ बड़ी चुनौती के रूप में आ गई। विशेष तौर पे हम गरीब मुल्क हैं जी, और स्वास्थ्य की सेवाओं में हम जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, रशिया है, ब्रिटेन है, यूएस है जी, तो ये स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा, ये बहुत आगे माना जाता है कि बहुत अग्रणी है। बावजूद उसके भी इस संकट से लड़ते लड़ते उन्होंने घुटने टेके। मैं ये बहुत सारे लोगों पे सवाल उठे निश्चित रूप से, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। मैं इसको देवीय कृपा कहूँगा जी, और आप सब लोगों का सहयोग कहूँगा, जनता का सहयोग कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस संकट से इस देश को उभारने में हम लोग सफल हुए। और उसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो हमारे देशवासियों को जाता है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से तमाम लोगों को जाता है जो हमारे जो कोरोना के योद्धा हैं। वो पूरा समय उन्होंने अपना जान को हथेली पे रखा। हम सब लोग घरों में थे, लेकिन वो जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो लोग हमारे लोग हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इमरजेंसी सेवाओं में जो लोग हैं, जैसे बिजली विभाग है, हमारे पुलिस कार्मिक हैं, हमारे राजस्व से जुड़े लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो सब लोग अपने काम को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे थे। कोई रात को भूखा ना सोए, ऐसा कोई गरीब का घर ना रहे जहां रात को राशन चूल्हा ना जले। जी जी, तो ये चिंता हम सब देशवासियों ने मिलकर की। हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और सब लोग जुटे उसमें, आप लोग भी जुटे, हमारा कैडर पूरा जुटा, सामाजिक संगठन जुटे और अच्छा परिणाम मिला। आज ये है कि आज पूरे देश भर में देखें तो 80 करोड़ लोग को मुफ्त में राशन देने का काम हमारे सरकार कर रही है। और
अच्छा पैकेज दिया इससे उभरने के लिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया। जी, जी। किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा पहुंचा। जिन बहनों के खाते जनधन योजना के तहत खुले हैं उनमें 500-500 रुपए की 3 किस्तें पहुंची। जी। गैस के चूल्हे पहुंचे, बिजली की आपूर्ति बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के लोगों के घरों में रही। तो ये सरकार जितना अपने स्तर पर कर सकती है सरकार ने किया, लेकिन इसमें जन सहयोग बहुत आवश्यक था। तो मैं पूरा श्रेय देश की जनता को देता हूं। श्रीकांत जी, जैसे ही कोविड शुरू हुआ, मुझे याद है अच्छी तरह से, आप लोगों ने एक आदेश जारी किया कि भाई बिजली के बिल जो है वो नहीं लिए जाएंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये आइडिया जो है आप लोगों के मन में कैसे आया, और लोगों के मन में भ्रांतियां भी थी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बिजली के बिल अभी आप नहीं दे फिर बाद में आपसे एक साथ वसूल कर लिया जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक साथ अगर बिल आ जाएगा तो दिक्कत तो होगी। तो लोगों के मन में अगर कोई भ्रांति है तो एक तो वो आप दूर करिए, और ये मन में विचार कैसे आया, कैसे आप लोगों ने इतना बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट है। मैं समझता हूं बिजली की बहुत सारी चुनौतियों से रोजाना आप दो चार हो रहे हैं, और रोज कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश है। मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू किया था, बिजली चोरी को रोकने के लिए कितना बड़े व्यापक पैमाने पे आपने एक पूरा रोड मैप बनाया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहला थाना हम खोलेंगे, फिर चीजें होंगी। चीजों में सुधार भी हुआ, लेकिन कोरोना ने बहुत सारी चीजों को डिरेल कर दिया, बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने बिल नहीं दिए हैं, उनके लिए आपके पास क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले अपने उपभोक्ताओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सरकार लोक कल्याण के लिए होती है। संकट की घड़ी में आपको जनता के साथ खड़ा होना होता है। तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि संकट काल में हम लोगों ने लगातार 90 दिन बिना किसी व्यवधान के, संकट जब पीक पे था तो बिजली लोगों को मिलती रही। लेकिन मुझे बहुत ये प्रसन्नता है आपके साथ ये जानकारी साझा करने में कि जो राजस्व हमारा लास्ट ईयर आया था उससे कहीं ज्यादा अच्छी मात्रा में राजस्व इस बार प्राप्त हुआ है। अरे वाह, क्या बात है भाई, ताली बजा दीजिए एक बार भाई। हमारा जो ये तो उपलब्धि है, यानी जो लोग समय पे बिल देने के जो आदी हैं, जिनको आदत है, ऑनलाइन तो लोग अपना संकट काल में भी बिल देते रहे, लेकिन किसी कारणों से जो लोग अपना बिल जमा नहीं कर पाए, उन्होंने 3 महीने के बाद भी अपना पूरा बिल दिया एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो उन लोगों से मुझे हौसला मिलता है, बहुत ही बढ़िया। उन लोगों से मुझे हौसला मिलता है कि जो हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। अभी जैसे हमने हर गांव में, अब गांव वासियों को उपकेंद्र पर बिजली का बिल जमा करने की जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमने गांव में CSC सेंटर खोले हैं। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में बना रहे हैं। राशन की जो दुकान है जहां से आपको राशन मिलता है वहां आप अपना बिल जमा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सही बिल, समय पे बिल ये मिले, ये हमारे इंजीनियरों के माध्यम से जो बिलिंग एजेंसी हमारे यहाँ काम कर रही हैं, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि MU बेस जो बिल होता है, सर्विसेज उनको, मीटर में जो यूनिट आती है, जितना अरविंद जी जितना यूनिट कंज्यूम जितना आपने यूज किया है जी, तो उसके हिसाब से आपको बिल मिले। अभी हमने उसको और एडवांस किया है कि अब हम डाउनलोडेड बिलिंग की व्यवस्था है। उसमें जो मीटर रीडर हैं, क्योंकि सब ये प्राइवेट कंपनियों के ही लोग होते हैं, हाँ, उसको लेके भी बहुत सारे सवाल समय समय पे आते रहते हैं। आप कार्रवाई भी करते रहते हैं, बड़ी सारी FIR भी आपने दर्ज करवाई उसको लेके। हाँ, निश्चित रूप से शिकायत मिलती है कि टेबल बिलिंग कर लेते हैं। गांव में गए, गांव में परचून की दुकान पर बैठ गए और वहीं बैठकर बिल बना दिए। अच्छा, वहीं बिल बना दिया। बिल उनको लगता है कि हमने बिल बना दिए, अब कंज्यूमर के घर में पहुंचे ना पहुंचे, और तो उनकी ऐसे लोगों को कैसे पकड़ते हैं? अब ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सभी अपने आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ऐसे लोगों को? अब तो तुरंत हो जाता है, क्योंकि अब हमने एक डैशबोर्ड बना दिया है। अच्छा। एक सब स्टेशन का एक डैशबोर्ड है जो मेरे जूनियर इंजीनियर के पास रहता है। तो एक सब स्टेशन पर, जो मेरा 33/11 का जो सब स्टेशन पर है, उस पर फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो 10,000 कंज्यूमर है। तो उसमें कितना कंज्यूमर जो है वो बिलेबल है, कितना मतलब बिल दे रहा है, उसमें से कितने लोगों का बिल प्राप्त हो रहा है सर, तो इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन रहती है। अच्छा, सब कुछ ऑनलाइन। 1 साल से ऊपर का बकायेदार कितना है, 6 महीने से ऊपर का बकायेदार कितना है, 3 महीने के अंदर का बकायेदार कितना है, मतलब कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। कितनी हम एनर्जी उस सब स्टेशन पर दे रहे हैं, उसके सापेक्ष कितना राजस्व सब स्टेशन से आ रहा है। उस पर 7 फीडर है, तो 7 फीडर उनका AT&C लॉस कितना है, उस पर जो एक्सेप्शंस है वो कितने हैं, कितने मीटर डिफेक्टिव हैं, मीटर रीडर जा रहा है कि नहीं, उस सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। लेकिन सघन मॉनिटरिंग जब होती है तभी ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ सब स्टेशन पर जो मेरा जूनियर इंजीनियर, जो मेरा सब स्टेशन का इंचार्ज होता है सर, वो नोडल है।
अब उसके यहाँ जो रीडर काम करते हैं, मीटर रीडर, उनकी परेड होती है। आपने उसकी जवाबदेही तय कर दी। निश्चित रूप से अब एसडीओ की जवाबदेही तय है, जूनियर इंजीनियर की जवाबदेही तय है, ओवरऑल जो एक्सीएन है उसकी जवाबदेही तय है, उसके ऊपर हमारा एससी होता है उसकी जवाबदेही तय है, उसके ऊपर हमारा चीफ होता है उसकी जवाबदेही तय है, उसके ऊपर डायरेक्टर होते हैं उनकी जवाबदेही तय है, उसके ऊपर मेरा एमडी होता है डिस्कॉम का, उसकी जवाबदेही तय है, उसके ऊपर यूपीपीसीएल का एमडी होता है उसकी जवाबदेही तय है, उसके ऊपर चेयरमैन होता है तो उसकी भी जवाबदेही तय है। तो टॉप टू बॉटम सबकी जवाबदेही, सबकी मॉनिटरिंग हो रही है और सबकी जवाबदेही है। निश्चित रूप से सरकार ट्रांसपेरेंट है तो जवाबदेही तय करेगी। अच्छी बात है। और सरकार कंज्यूमर फ्रेंडली है। मेरा पहले दिन से ही ये आदेश रहा पूरे डिपार्टमेंट को कि कंज्यूमर मेरा देवता है। मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, 12वीं तक की शिक्षा मैंने अपने गांव में प्राप्त की। गांव में अंधेरा कैसा होता है, गांव में बिना बिजली के मई के महीने में 22 दिन 28 दिन ट्रांसफार्मर आपका जल गया, वो पीड़ा मुझे मालूम है। तो मैं तो पीड़ित उपभोक्ता हूं। तो पीड़ित उपभोक्ता की जो पीड़ा होती है वो मुझसे उसके हिसाब से चीजें आपने प्लान की। निश्चित रूप से ट्यूबवेल का कनेक्शन मैंने लिया तो उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं, मैंने अपने घर का कनेक्शन लिया उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं। तो इस डिपार्टमेंट में क्या क्या एक कॉमन मैन को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे खुद ही इस बात का अनुभव है इस बात का, और मैं समझता हूं कि जो अनुभव होता है उससे बड़ा गुरु तो कोई नहीं होता। उसका लाभ मुझे मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करूंगा अपने सभी अब मेरे जो इंजीनियर्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी लगा कि अब काम करना पड़ेगा। प्रबंधन को लगा कि अब सिर्फ यूपीपीसीएल के दफ्तर में बैठकर ही डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सब स्टेशन पर जाता हूं। अभी संकट काल में हम लोग अपने सांसदों से और अपने विधायकों से मिले जी, वर्चुअल जी। उसमें मैंने अपने जेई को नीचे कनेक्ट किया, ऊपर चेयरमैन को कनेक्ट किया और अपने सांसद महोदय और अपने विधायक महोदय को कनेक्ट कर लिया। हाँ, उसमें भी हम एक बार मुझे भी इत्तेफाक से सुनने का मौका मिला था एसडीओ से। यहाँ हाथरस का ही की शिकायत थी कि वो एसडीओ की शिकायत हो रही थी, तो आपके चेयरमैन साहब ने उसको बड़ा उस दिन बहुत डांटा था चीफ इंजीनियर को कि मेरे पास कैसे शिकायत आ गई, तुमने सॉल्व इसको क्यों नहीं किया। मेरे कहने के तरफ सरकार विजिबल है। अगर आपने 4 महीने वर्चुअल अगर संवाद किया है तो अब मैं फील्ड में हूं, मैं सब स्टेशन पर जाता हूं कि उसका इंपैक्ट कितना हुआ। अब जमीन के लोग हैं। सही बात है। और हमको आज हम यहां पर भी हैं तो संघर्ष के बाद पहुंचे, हमको कोई विरासत में कुछ नहीं मिला है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात तो हमारी जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है। अरविंद जी, चूंकि जिक्र हुआ प्राइवेट कंपनीज का और कॉमन मैन की दिक्कतों का भी, तो श्रीकांत जी एक सवाल मेरे जहन में भी है। एकदम टोरेंट पावर एक प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आगरा के कई क्षेत्रों को देती है। कंपनी ने ये किया कि कोरोना काल के दौरान मुफ्त में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा किया, कम पैसों में देने का वादा किया। उस दौरान आम इंसान जो था वो निश्चिंत हो गया, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, काम धंधे पर लोग वापस लौट रहे, तो इस कंपनी ने जितना भी बकाया बिजली बिल था एक साथ आम जनता से वसूल लिया। ऐसे में सवाल ये है कि चूंकि आप अभी जिक्र कर रहे थे जवाबदेही का, कार्रवाई का, और वाकई में कार्रवाई हो रही है, जवाबदेही हर स्तर पर तय कर दी गई है, तो खौफ क्यों नहीं नजर आ रहा? साथ ही अब आम इंसान इतना परेशान है, उसके विश्वास के साथ तो ये धोखा हुआ ना। श्रीकांत जी, देखिए जो हमारे 2010 में ये जो जिस कंपनी का आप जिक्र कर रही हैं ये फ्रेंचाइजी है। 2010 में इनका एग्रीमेंट हुआ उस समय की जो सरकार थी उसके साथ। हमने इसकी समीक्षा भी की है। 2017 तक इनको जो एटीएनसी लॉस है वो बहुत 15% से नीचे लाने थे, लेकिन ये लोग नहीं ला पाए। ये सब चीजें हैं, समीक्षा का विषय, इसकी हम लोग जांच भी कर रहे हैं, जांच भी की है। इस मामले में तो आप बहुत निर्मम है भाई, ये तो हमें जानकारी मिलती रहती है कि समीक्षा आप करके तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, किसी को सुनते नहीं है। लेकिन फिर इसमें होगा क्या मंत्री जी? इसमें उत्तर प्रदेश में अगर किसी को भी काम करना है, स्वागत है। हम सब लोग उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, कुछ ऐसी विभाग होते हैं जो सीधे जनता से कनेक्ट होते हैं। जी। हमारा काम अब उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली देना है। और सस्ती बिजली आप तभी देंगे जब आप घाटे कम करेंगे। निश्चित घाटा तब कम होगा जब चोरी कम होगी। चोरी कम होगी तो आपके एटीएनसी जो लॉस है, जो लाइन हानि है, वो कम होंगी। अभी हमने अभियान चलाया है कि 15% से नीचे एटीएनसी लॉस लाओ और 24 घंटे बिजली पाओ। तो जिन फीडरों पर एटीएनसी लॉस 15% से नीचे आ जाएगा, उसकी शुरुआत मैंने अपने गांव से शुरू की है। अच्छा। मैंने अपने गांव में गया, मैंने पंचायत की, समाज के सभी लोगों को बुलाया। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि आप उधार चाहते हो कि सुधार चाहते हो? तो उन्होंने कहा भैया तू जैसे चाहे वैसे कर ले।
तो बहुत अच्छी बात बहुत सरल भाषा में मेरे गांव के लोगों ने मुझे मोटिवेट ली किया। है भाई, लीडर मान लिया है आपको पहले से ही, तो भाई आप जो तय कर देंगे वो करेंगे वो। नहीं। तो हुआ क्या फिर? देखिए, मैं अभिनंदन करूंगा अपने सभी प्रदेशवासियों का। तो एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भैया अब तक जितने नेता रहे उनके यहाँ तो बिजली जाती नहीं थी और ना ही कोई बिल लेने आता था। तो मैंने कहा चाचा वो तो कहीं है नहीं, हम तो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। तो आपकी जवाबदेही तय हो जाती है। अपने क्षेत्र में मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में सारी सुविधाएं देना बहुत आसान है, लेकिन गरीब के घर में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, ये बड़ी बात और जो वर्तमान में व्यवस्था है इसमें सुधार करके सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, निश्चित रूप से ये चुनौती है और इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है और अच्छा परिणाम इसका मिला है। अभी हमने पूरे प्रदेश भर में 4200 फीडर्स को आइडेंटिफाई किया जो सबसे ज्यादा लॉस में थे। अच्छा, 4200। आपको प्रसन्नता होगी, मैं आज जिस डिस्कॉम में बैठा हूं आगरा में, जी। हमारे यहाँ के इंजीनियर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर जो 72% जो एवरेज था, यहाँ लगभग 1050 जो फीडर हैं उनको हमने हाई लॉस फीडरों को चिन्हित किया था, 24% की गिरावट आई है। 24% की कितने दिनों में? लॉस में बहुत बड़ी 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर। तो ये तो बहुत इसके बड़ी पीछे कारण उपलब्धि लगता है श्रीकांत जी अक्सर मथुरा जाते हैं और डिस्काउंट भी पता कर लेते हैं, जानते रहते हैं, इसी वजह से गिरावट ज्यादा तेजी के साथ आ रही और है। जो मेरे फीडर पर मेरे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो मेरे एक्सीएन है, एसजीओ हैं, जूनियर इंजीनियर, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। मेरा जो गांव का फीडर है वो 72% पे था, अच्छा, आज वो 29.5% पे है। अरे वाह, तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? सही बात है, कौन कहता है? सही बात है। अरे कुछ हिम्मत से पत्थर तो उछालो यारो, क्या बात है, क्या बात है। श्रीकांत जी, तालियां बजाइए। श्रीकांत हाँ, जी, अतुल आपने दो बातों का जिक्र किया यहाँ पर, एक पत्थर उछालने का, तो राजनीतिक तौर पर बहुत पत्थर उछल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और उससे पहले आपने कहा कि उधार को हम सुधार में लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए एक आम उपभोक्ता के लिए। लेकिन वो जुगाड़ वालों का क्या हुआ? हाँ। वो जुगाड़ जो कि कटिया वाला जुगाड़ था, और सबसे बड़ा जुगाड़, मैं उस पर स्पेसिफिक सवाल आपसे ले रहा हूं, तमाम सरकारी महकमे, उसमें थाने से लेकर सरकारी आवास, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक के थे, उस पे जितना बकाया है, बहुत बड़ा नहीं, तो इसमें एक संशोधन करूंगा मैं। पैसा जमा किया हुआ है इन लोगों ने, शायद आप बताइए। उसको लेकर वो चीज कितनी सुधर पाई है? क्योंकि अब पिछले कई सालों में पुरानी सरकारों में भी हमेशा यह विषय उठता था, लेकिन जवाब मिलते मिलते सरकारें बदल जाती थी। तो आपने क्या उसमें टाइम बाउंड किया है, इतना करके रहेंगे अपनी सरकार? देखो, मुझे प्रसन्नता है आपने सवाल पूछा, और आपने देखा भी होगा कि मैं सुधार बलिया से शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार किसी और जिले से नहीं शुरू कर रहा हूं, मैं अपने घर से शुरुआत कर रहा हूं, जिससे कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। जो मैंने सुधार शुरू किए हैं उसमें सभी मैंने माननीय सांसदों को भी शामिल किया है, माननीय विधायकों को भी शामिल किया है। मैंने कहा कि एज ए विधायक मैंने 10 फीडर लिए हैं, आप भी 10 फीडर लो, सबने लिए हैं। जरा विस्तार से बताइए कैसे श्रीकांत जी कि आपने सांसद विधायक की जिम्मेदारी कैसे ये तय की गई है कि आप लाइन लॉस को कम करिए, ये जरा सब बताइए इसको। देखिए, मैंने पाया कि अब हमारे यहाँ, जब मेरी आपसे पिछली बार चर्चा हुई थी, उस समय हमारे सभी थाने नहीं खुले थे। आज हमारे सरकारी 75 जिले हैं, 75 जिलों में आज हमारा थाना काम कर रहा है, सभी जिलों में हमारी विजिलेंस की टीम काम कर रही है। चोरी एक अपराध है, अगर हम चोरी को रोक पाएंगे तो गरीब के घर में 24 घंटे बिजली भी दे पाएंगे और सस्ती भी बिजली दे पाएंगे। आपने कहा कि सरकारी विभाग की आपने बात की, आज की डेट में सरकार के पास जीरो है, माने विभाग का कुछ बकाया नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक योजना बना दी कि जिन जिन राज्यों के पास यूपी यानी कि जो ऊर्जा है, जो डिस्कॉम्स हैं, उनका जो बकाया है सरकार उसका भुगतान करें। तो अभी हमने 21,000 करोड़ का लोन केंद्र सरकार से लिया है। उसमें सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि भाई आपकी जो ड्यूज हैं, यानी कि हमारा 14,500 करोड़ हमारा ड्यूज है, यानी कि सरकार के ऊपर डिस्कॉम का, अब वो क्लियर हो गया, यानी कि सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। पैसा इनका कहना है कि मिल गया है हमें। नहीं, मैं समझ गया सर, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। बात पूरी करूंगा जी बोलिए। बिल्कुल, तो वो क्लियर हो गया। जब हम सुधार अपने घर से शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं मैं किसी को छोड़ दूंगा? यही मैं जानना चाह रहा था। और आप चूंकि बड़े अच्छे प्रवक्ता भी रहे हैं इसके पहले, अभी तो आप मंत्री पद पर हैं भाई, ये प्रवक्ता, इनको हम उस समय आप भी बड़े सवालों का ऐसे ही जवाब देते थे। आपकी खूबी है, आपकी सरकार की खूबी है कि आपने गन्ना किसानों के लिए आते ही बड़ा कदम उठाया, भुगतान किया। कहां से किया, कैसे किया, वो अलग विषय है।
आपने, आपकी केंद्र की सरकार ने योजना बनाई और आपने वो पैसा जमा करा दिया कि सरकारी की तरफ से कोई ऐसा बकाया न रहे। रिकवरी की मैं बात कर रहा हूं, वो रिकवरी कितनी हो पाई है? और इसमें मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, थाने नहीं, उसके अलावा तमाम लोगों के आवास हैं। उसी लखनऊ में आप बखूबी जानते हैं सर, बताने की जरूरत नहीं, 4-4 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा बहुत सारे पत्रकार भी हैं भाई। पत्रकार भी, मैं तो बेबाकी से कह रहा हूं। वो रिकवरी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप सकारात्मक रूप से काम करते हैं तो बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आज हमने बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की है, उसके बावजूद भी जो ईमानदार लोग हैं वो अपना समय पर बिल दे रहे हैं। जहां त्रुटियां रहती थी, जैसे किसी को सही बिल नहीं मिल पाता था, अब उसको भी हम लोग सुधार रहे हैं, तो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो सही बिल, अगर समय पे बिल कंज्यूमर को हम लोग उपलब्ध करा देंगे तो देने वालों की तादाद अच्छी है। एक मानसिकता में बदलाव आया है, तो एक सकारात्मक में बदलाव मैं देखता हूं। फिर मैं लोगों से अपील करता हूं कि यार देखो भाई, मोबाइल का बिल तो आप तुरंत जमा करते हो, लेकिन मोबाइल जिससे चार्ज होता है बिजली से, उसका भी तो बिल दे दो यार। फिर सस्ती बिजली में दे रहा हूं, 7.5 रुपए की बिजली पड़ती है जो आपके यहाँ घर पे पहुंचती है, उसकी कॉस्टिंग जो है क्योंकि 5.5 रुपए की परचेज कॉस्ट हमारी आती है, लोगों के घर तक उसको बिजली को पहुंचाने में हमारा 7.5 रुपए खर्च हो जाता है। और हम जो गरीब, जो हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर हैं, उनको हम 3 रुपए में दे रहे हैं। 4.5 रुपए की जो सब्सिडी है वो सरकार देती है। पूर्व में जो सब्सिडी थी वो 6,500 7,000 थी, मेरी सरकार 10,000 सब्सिडी दे रही है। किसान को हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, जहां मेरे एग्रीकल्चर फीडर सेपरेट हो गए, वहां हम लोग 1 रुपए 25 पैसे के हिसाब से अगर एवरेज निकालें तो हम 1 रुपए 25 पैसे के हिसाब से किसान को बिजली दे रहे हैं। डीजल का रेट आप देख लीजिए और बिजली का रेट आप देख लीजिए। 10 घंटे डीजल आप चलाइए तो आपका कम से कम 1,500 का खर्चा आता है, और अगर 5 हॉर्स पावर की आपकी मोटर है तो 170 रुपए प्रति एचपी के हिसाब से हम लोग लमसम किसान से बिल लेते हैं। मतलब टोटल आपका 1,000 रुपए में पूरा गुजारा हो रहा है, और वहां आपको 1,000 रुपए पर डे का खर्चा आ रहा है, और उसके बावजूद भी आपका बिल समय पर नहीं मिलता है। तो अब लेकिन जागरूकता आ रही है। अब जैसे किसान का हमने 6 किस्त बना दी, जो गांव में गरीब रहता है, जो नहीं अपना बिल दे सकता है, उसके लिए 24 किस्त बना दी कि आप 24 किस्तों में अपना बकाया दे दो। शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको 12 किस्त बना दी कि अपना बकाया 12 किस्तों में दे दो। यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमने कंज्यूमर को पूरी घेराबंदी कर दी। कभी अगर आपको कटिया लगाने नहीं देंगे, कटिया होगे तो कार्रवाई हो जाएगी। हमारी टीम जाती है, गैंग जाते हैं, अगर किसी ने कटिया लगाई है तो हमने कटियाओं को भी हमने रेगुलाइज किया। हमारे लोग जो इंजीनियर जाते थे, अपनी गाड़ी में मीटर रख के ले जाते थे, या तो एफआईआर कराओ नहीं तो मीटर लगवाओ। तो बड़े लोगों ने मीटर भी लगवाए, लेकिन सुधार आप ऊपर से करें तो फिर उसका इंप्लीमेंट मतलब नीचे तक लोग वो दिख भी रहा। और आपने 2 महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही हैं कि एक तो घर से हमने शुरुआत की, और बिल्कुल सही बात है कि अपने घर से ही शुरुआत होती है तो अगले को मौका भी नहीं मिलता है कुछ कह पाएगा। और दूसरा कि आपने बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया है, लेकिन दबाव न बनाते हुए भी आपने सुधार की गुंजाइश रखी है। एक चीज मैं क्लियर चाहूंगा, पिछले दिनों में हमने देखा, और बहुत संभव आप लोग पार्टी स्तर पर सोचते होंगे, अभी भी आप कहीं से आ रहे हैं तो वहां पर भी विषय उठते होंगे कि ये मुद्दा कल को न बन जाए। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा विचार है कि हाँ, कुछ चीजें अगर प्राइवेटाइजेशन में भी जाकर सुधर सकती हैं और एक आम उपभोक्ता को उसका लाभ मिल सकता है तो वो हो सकता है। लेकिन चूंकि जब सरकारी स्तर पर ये बात आती है तो वहां पर आप पर दबाव हो जाता है, मुद्दा राजनीतिक बन जाता है। पिछले दिनों में ये कहा गया कि आप सब कुछ प्राइवेट करने जा रहे हो। इसी प्रदेश में जिसका जिक्र अभी रंजना ने किया था कि इसके पहले की सरकारों ने प्राइवेटाइजेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग कंपनियां काम कर रही हैं। आप पर यह आरोप कैसे लग गया कि पूरे प्रदेश में करने जा रहे हो, और बिजली कर्मचारियों को यह बात क्यों नहीं समझ में आई? उसका आप लोगों ने निस्तारण कैसे किया है, कैसे समझाया उनको? और आपको स्पष्ट कर सर, दूं। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही हड़ताल हुई थी, इससे 2-4 आप लोग हुए, कई दौर वार्ता आपकी हुई, और उसके बाद वो आंदोलन खत्म हुआ। तो एक तो हम विस्तार से ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल थी उसके पीछे कौन लोग थे, क्या कारण थे, और अतुल का जो सवाल है कि भाई बहुत सारे लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया है, वो सफलतापूर्वक चल रहा है, तो आपसे सवाल क्यों? ये दोनों बातें। देखिए, मैं उपभोक्ता सेवाओं में सुधार चाहता हूं, और सुधार में पहली प्राथमिकता हमारे अपने लोग हैं। भाई आप सुधार करिए। मेरा कंज्यूमर, मेरी सोशल साइट पे, मैं ट्विटर पे अपने कंज्यूमर को सुनता हूं, फेसबुक पे अपने कंज्यूमर को सुनता हूं,
1912 एक मेरा टोल फ्री नंबर है पे, उस पर मैं अपने कंज्यूमर को सुनता हूँ। कोई ऐसी घटना अगर श्रीकांत जी याद हो आपको, कंज्यूमर ने आपको ट्वीट किया हो या 1-to-1 पे कुछ भेजा हो, कुछ कहा हो जिस पे आपने एक्ट किया हो, कोई ऐसी घटना आपको याद है? बिल बढ़ गया हो, ट्वीट कर दिया हो? वो तो आप जब जाएंगे दिल्ली जाएंगे तो मेरा ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो आपको हर दिन एक स्टोरी मिलेगी। अच्छा इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। अभी मैं लखनऊ में गया था, एक सब स्टेशन पर दौरा करने गया, तो जी। वहां मेरा कंज्यूमर एक मुझे पास आया कि भैया हमने आपको फेसबुक पे डाला था और देखो मेरा काम हो गया। अरे वाह। ऐसे आप कमेंट देख सकते हैं, मतलब ये कोई छुपाने नहीं नहीं, आजकल क्या ये है, आज के डिजिटल समय में है। आप छुपा नहीं सकते। आप भाषण कुछ करेंगे और कुछ और बताएंगे कुछ, तो अब वो जमाना अब चला वो गया। मामला नहीं है भाई। अब नहीं है, अब तो बहुत पारदर्शिता है, एकदम एकदम। आप बच नहीं सकते। ना ना ना, आपको जवाब काम तो करना ही पड़ेगा, जवाब तो देना होगा आपको। कोई भी क्यों ना हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आपका जूनियर इंजीनियर हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई सिस्टम हो, में जो व्यक्ति है, चाहे पत्रकार हो सर, कोई भी हो, अगर आपको काम करना है तो काम करना ही है। मतलब वो दिन चले गए, लद गए वो दिन कि आप एसी में बैठ के गुजारा कर लेते थे। जो लोग, मैं तो कहता हूं सबको, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि आ जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता आपको दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात। कंज्यूमर सुविधाओं में, कंज्यूमर सेवाओं में कोई कंप्रोमाइज नहीं। मेरा कंज्यूमर मेरा भगवान है। आज मेरे कंज्यूमर के दम पर, उपभोक्ता के दम पर ये डिपार्टमेंट चलता है। अगर वो पीड़ित रहेगा तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का ऊर्जा मंत्री बनने का कोई लाभ नहीं है। ये तो सौभाग्य है कि एक आदमी लड़ता झगड़ता यहां तक पहुंचा और मेरी पार्टी ने मुझे ऊर्जा मंत्री बना दिया, तो मैं अपने उस समय को नहीं भूल सकता। आज मैं आप जैसे तमाम जो नौजवान हैं, जो गांव में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और हर दिन बिजली विभाग के कमियों के कारण दो चार होते हैं, आज मैं उनकी आवाज हूं। आज मैं उनकी बात को प्रखरता से रखता हूं और आज मुझे सक्षम हूं नहीं, उनकी अपेक्षा भी कि आपसे उनको है। मैं एड्रेस करता हूं। हाँ, उनकी अपेक्षा भी है और आपको यूथ को, आपको एज ए यूथ देखते हैं, आइकॉन देखते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारे बीच में एक ऐसा नेता है कि हम कुछ कहते हैं तो उसको सुनता है। हम लोग अपने पूर्वांचल वाले पे आए, ये जो हड़ताल हुई थी उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्या था और कैसे ये समाप्त हुई? देखिए, इसमें मुझे एक सकारात्मकता ये मिली कि हमारे जो इंजीनियर हैं उन सबने एक प्रतिबद्धता अपनी हमारे सामने रखी कि हम सब मिलकर अब ये जो घाटा है, जो 90,000 करोड़ का लॉस हमारा हुआ है ओवरऑल सब डिस्कॉम का, यूपीपीसीएल का, इस लॉस की हम लोग भरपाई करेंगे। धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं अनियमितता है सब स्टेशन स्तर पर, तो हम उसको ठीक करेंगे। मेरी प्राथमिकता है कि हमारा जो सब स्टेशन है वो छोटी इकाई है सबसे सर, और वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वहां वो आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, तभी फिर हम अपने डिस्कॉम को और अपने यूपीपीसीएल सबल कर पाएंगे। तो लोगों ने कमिट किया है। और मैं फिर भी कहता हूं, मैं तो दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कहता हूं कि मैं सुधार चाहता हूं। मेरा उपभोक्ता, उसको जो पैसा दे रहा है उसको क्वालिटी की बिजली चाहिए। सही बात है। हम पैसा दे रहा है वो समय पर, उसने इंडस्ट्री लगा रखी है। गांव में मेरा नौजवान कहीं, अब बेंगलोर में कोई मेरा नौजवान काम करता है, अगर वो छुट्टियों में बलिया या गोरखपुर या प्रयागराज या काशी आता है, जी जी, तो उसकी अपेक्षा है कि वो बच्चों के साथ आए, और मेरी इच्छा है कि वो बच्चों के साथ में कम से कम 1-1.5 महीना तो गुजारे। आता तो है वो जोश के साथ, लेकिन दिक्कत ये होती है कि रात को बिजली नहीं मिलती, तो उसके परिवार के लोग कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जी जी, परिवार के लोग कहते हैं भाई अब तो आप जाओ। लेकिन अब मेरा जो अनुभव आया पिछले साल में, तो लगभग जो नौजवान आए वो संतुष्ट होकर गए। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। मैं प्रदेश में नहीं चाहता कि रात को आधा घंटा भी बिजली क्यों जाए। मेरी सरकार का आदेश है कि सूर्य अस्त से लेके और सूर्य उदय तक कोई ट्रिपिंग नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, बिना किसी व्यवधान के गांव के लोगों को बिजली मिले, हर गांव में उजाला हो, ये मेरे आदेश हैं। और ऊपर वाले की दया से, मेरे इंजीनियरों के सबके सहयोग से, आप जैसे मित्रों के सहयोग से उसका अनुपालन हो रहा है। कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया, कहीं तार टूट गया, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो बहुत पुरानी है, जी जी, और हमारी फीडर बहुत लंबे लंबे भी, जी जी, कहीं टहनियां आ जाती हैं, बहुत सारी बहुत सारी आ जाती हैं, समस्याएं तो बहुत टूट सारी, जाते हैं। जी जी, अन्यथा हम लोग जो रोस्टर हमने तय किया 18 घंटे गांव का, 24 घंटे जिला मुख्यालय का, 20 घंटे तहसील का, उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। और उसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि पहले दिन से हम लोग सुधार कर रहे हैं। जब मैं आया था तो हमारा पीक डिमांड 16,200 थी जी, आज हमारी पीक डिमांड 23,900 मेगावाट है, और वो आप पूरा कर रहे हैं। ग्रिड की क्षमता 18,000 थी, आज हमारी ग्रिड की क्षमता 24,000 मेगावाट है। अच्छा, 2022 तक मेरे पास 30,000 मेगावाट बिजली की मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब 30,000 तक डिमांड जाएगी तो हम उसको आप उसको पूरा कर लेंगे। 2030 तक का हमारा पूरा खाका तैयार है।
कि 2030 तक हमने रोड मैप बनाया है। उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं, आज भी हम सरप्लस स्टेट हैं, आज भी मेरे पास बिजली जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज्यादा बिजली है। तो वो आप लोग उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं सेल करते हैं? आज की रेट में उत्तर प्रदेश बिजली बेच रहा है। कौन कौन से राज्यों को आप लोग बिजली दे रहे हैं इस समय? एक हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का कि दीप पोर्टल है, दीप पोर्टल से आप बिजली ले भी सकते हैं, बिजली मतलब बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो यानी उसमें कि किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया, उपभोक्ता के हित में सब काम होता है। आज हम आने वाले समय में आप देखेंगे तो 1 लाख मेगावाट बिजली केंद्र के पास रहेगी, कोई भी राज्य वहां से बिजली ले सकता है। अभी मेरे यहाँ जो पूर्व की सरकार हैं जो लगा के चले गए, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, टोरेंट का जो सवाल उठाया, जो और भी प्लांट यहाँ लगे, जी बहुत सारे, हमको लगभग 6,000 करोड़ तो पर ईयर उसका देना, प्लांट को खड़े खड़े देना पड़ता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं। उन लोगों ने 5.5 रुपए 6 रुपए में वो पीपीए करके गए, मैंने 3 रुपए 25 पैसे में पीपीए किया है। मेरी खुद की जो जनरेशन है 5400 मेगावाट, वो जब हम आए थे तो 3.5 पौने 4 रुपए थी। तो श्रीकांत जी उसका कोई उपाय नहीं है, मतलब अगर इन लोगों ने पीपीए किया है अब ये कमिटमेंट है सरकार, मतलब सरकार में कोई भी हो, लेकिन जो सरकार ने कमिटमेंट की है किसी व्यवसायी से, तो उस कमिटमेंट को तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है श्रीकांत जी, बैक टू द सेम स्टेटमेंट जो आपने दिया कि घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, वो घर मेरे मन में कर गया स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं बहुत देर से मैं इंतजार कर रही थी अरविंद जी की मैं सवाल दागूं, क्योंकि कल ही की खबर है जहां पर मथुरा पहुंचे थे, जिला अस्पताल का आपने औचक निरीक्षण किया, सीएससी के जो तमाम डॉक्टर्स है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपने उनसे बातचीत की, और बड़ी बात यह कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स वहां पर नदारत पाए गए, जिसको लेकर आपने एक नोटिस भी जारी किया है और जवाब भी मांगा है। और इसे मैं एक पॉजिटिव न्यूज की तरह बता रही हूं, क्योंकि एक एक्टिव नेता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल लगातार जनता के मन में बने रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन विषय यहां पर यह है कि घर से शुरुआत कब होगी, कब तक आप औचक निरीक्षण करेंगे तभी जाके चीजें ठीक होंगी, कब तक हमारे मंत्री नोटिस भेजेंगे तभी जाके व्यवस्थाएं हो पाएंगी? क्यों नहीं जिला अस्पताल जो कि आप ही की सरकार के अंडर में आता है, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों को समझता और डॉक्टरों की व्यवस्था करता है? क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है कि इसकी खामियों की वजह से कहीं पर किसी की जान चली जाती है, तो कहीं गर्भवती महिला को फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है, जो बहुत गंभीर स्थिति है हमारे प्रदेश की। बहुत वाजिब सवाल है आपका, और आपके जहन में जो चीजें हैं कई बार हमारे जहन में भी होती हैं कि भाई आखिरकार जिनकी जो जिम्मेदारी है वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरा क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार मंत्रियों को ही क्यों नीचे जाना पड़ रहा है, क्यों निरीक्षण करना पड़ रहा है। लेकिन सिस्टम को अगर आपको पटरी पे लाना है तो कहीं ना कहीं लीड तो करना पड़ेगा। अगर कोई जाग नहीं रहा है तो उसको घर जाके जगाना पड़ेगा। मैंने मोबाइल पे फोन कर दिया, जागो, नहीं जागे, तो मैं आया स्पॉट पर के जागो, आधे जागे आधे नहीं जागे, अगली बार पूरे के पूरे जागेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सर ये कब तक होगा, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, विकास की कितनी भी बड़ी लंबी इबारत आप खड़ी कर दे, किसी ना किसी दिन वो ढह जाएगी। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सब चीजों की व्यवस्था है। अब जैसे मैं कल गया हॉस्पिटल, तो मैं अब डॉक्टरों को मैंने अटेंडेंस ली, तो मैं डॉक्टरों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस संकट में डॉक्टर भी पूरी तरह से मोर्चे पर, निश्चित रूप से। और देखिए आपने पॉजिटिव तरह से देखा, मैंने भी पॉजिटिव देखा कि 2 डॉक्टर, मेरे एक नौझील के डॉक्टर थे, एक मेरे गोवर्धन के डॉक्टर थे, अपनी ड्यूटी पे थे। मैंने वीडियो कॉल किया। अच्छा, मैंने हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैंने वीडियो कॉल पे उनकी अटेंडेंस ली, यानी कि अटेंडेंस नहीं, मैंने देखा कि भाई आप दिखाओ कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, तो एक सकारात्मकता ये भी है, एक औचक निरीक्षण किया कि भाई पहले बताओ कहाँ हो। तो जरूरी है ना, इससे पता चल जाएगा ना कि भाई काम कर रहे हो कि नहीं। अगर वो कह रहा है कि नहीं हम काम कर रहे हैं तो दिख जाएगा काम। मैंने अप्रिशिएट किया। हाँ। लेकिन वहाँ ये भी विषय आया कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वहाँ रात को रुकते नहीं है, आगरा सब शिफ्ट होते हैं। तो मैंने वहाँ डीएम को कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर सबको शिफ्ट करो, तो फिर मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उसका एक परिणाम अच्छा आएगा। अभी आने वाले आप 8, मैं कहूँगा 6 महीने के बाद अगर कभी दौरा करेंगे, आपके लोग बहुत नहीं, हम लोग मथुरा जो है, अब अगला कार्यक्रम मथुरा ही करना चाह रहे हैं, तो वहाँ इमरजेंसी की जो हालत है वो सुधरी आप देखेंगे। उसके साथ एक हम आईसीयू बना रहे हैं, उसकी हालत आप सुधरी देखेंगे। हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन बदलाव तो आएगा, लेकिन आप बिल्कुल उसमें आपको पब्लिक का भी सहयोग लेना पड़ता है, फिर आपको भी रहना पड़ता है, आपको मैं करूँ, आप भी काम करें। बहुत जी जी राम मंदिर का शिलान्यास दिया, न्यू पड़ गई, एकदम राम राज्य के कुछ तक में हो गया। आपको क्या, कौन लोग हैं जिम्मेदार इसके लिए? कौन वो लोग जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं? बहुत सारे लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नए नाम आ रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं है, एक डीएनए है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। कौन लोग हैं वो? देखिए अरविंद जी, हम सब लोग लंबे समय से
एक्टिव हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं भी छात्र जीवन से ही राजनीति में हूँ। एक सकारात्मक रूप से हमको काम करते रहना चाहिए। इस देश में, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कहीं कोई षड्यंत्र करके भी कुछ करेगा तो षड्यंत्र के हाथ पैर नहीं होते हैं। जी जी, निश्चित रूप से षड्यंत्र की कोई उम्र नहीं होती है। मैं मानता हूं कि जो हाथरस की घटना है उसमें अब सीबीआई काम कर रही है और कोर्ट भी मॉनिटरिंग के लिए आप लोगों ने कह ही दिया कि भाई कोर्ट मॉनिटर करे। कोर्ट ने भी तलब किया है। जी जी। तो उसमें जस्टिस होगा और हमारा ये कोशिश है कि उसमें कोई निर्दोष फंसे ना और कोई जो अपराधी है वो बचे ना। हमारा प्रयास ये है। बाकी राजनीति है, जब आप सरकार में होते हैं तो विपक्ष में कई ऐसे दल हैं, उनका काम केवल राजनीति करना है और फिर विरोध के लिए विरोध करना है। फिर ये जो परंपरा है लाशों पे राजनीति करना, ये गलत है। एक राज्य में आपका अलग विचार है, दूसरे राज्य में अलग विचार है, तीसरे राज्य में अलग विचार है। नहीं, उस पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई जवाब तो मतलब देना ऐसा होगा। नहीं, मैं तो सामूहिक रूप से कहता जी, हूँ जी। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जी। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप हाथरस में कोई घटना हुई तो राहुल जी और प्रियंका जी दौड़ कर गए, गले लगाया, लेकिन वहीं आपके राजस्थान में पुजारी की हत्या हो गई, ना तो कोई गले लगाने पहुंचा, ना कोई आंसू पहुंचने पहुंचा। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप आखिर में आपकी वहां सरकार है, लेकिन मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें खासतौर से जो महिलाओं से जो जुड़े मसले होते हैं उन पर हमको अभी समाज में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस सोच को समाप्त करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सब मिलकर काम करें, सभी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर काम करें, तभी जाकर कहीं इस तरह की जो सोच है उसको हम समाप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से। श्रीकांत जी, एक बहुत संक्षेप में सवाल, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत बेसिक स्तर से हम सुधार कर रहे हैं और सबसे आप अपेक्षा भी कर रहे हैं, समाज से भी, दलों से भी। 2022 में इसका कितना असर दिखाई देगा? तो लोकतंत्र है, आपका खुद का आकलन। निश्चित रूप से मेरा जैसे लोगों का आकलन तो यह है कि हम जो इस बार हमारी जो सीटें थी उससे अच्छी संख्या में हम लोग सीट लेकर आएंगे, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है। जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूं, लगातार हम लोग चलते रहते हैं। मतलब हमारा काम है जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना और उसमें हम लोग अपना बेस्ट टू बेस्ट दे रहे हैं। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता तय करती है। प्रदेश में आपके विभाग से उजाला होगा और पार्टी में जनता उजाला कर देगी। सामूहिक रहता है। अब जब सरकार में है आप तो निश्चित रूप से सरकार के कामों को जनता आकलन करती है कि भाई पूर्व में और अब में कितना फर्क आया। पहले मेरे घर में कितने घंटे बिजली आती थी, आज कितने घंटे आ रही है। पहले मेरी सुनवाई किस स्तर पर होती थी, आज मेरी सुनवाई कैसे हो रही है। तो जनता खुद अब फैसला लेती है। और आज मैं अरविंद जी बताता हूं आपको कि आज आप भरगला नहीं सकते जनता। ना 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 ना। जनता जो समझदार लोग हैं वो चुप रहते हैं, समय आने पर ही बोलते हैं। और जनता ने अनेकों बार जनता ने अपने फैसले से उन तमाम पंडितों को जवाब दिया है जो कहीं ना कहीं। श्रीकांत जी ये नहीं कह रहे हैं कि बस पत्रकार पंडितों। श्रीकांत जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। भाई लोकदल वाले कई लोगों ने मुझे फोन किया, बोले भाई राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को लोगों के साथ वहां जाने दिया, हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग को खूब लाठियां से पिटवाया, अब ये लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कोई विशेष दुश्मनी? ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जितने भी दल होते हैं, अब क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, जी जी, सबको बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपका भी थोड़ा अट्रैक्शन चाहेंगे लोग। तो ठीक है, लोकतंत्र है, सब अपना काम करते हैं। कुछ लोग विरोध के लिए विरोध करते हैं, कुछ लोगों का जेन्युइन विरोध होता है। तो ये सब यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। हाँ, कि सारे लोग अलग अलग दलों के रहते हुए भी एक जगह इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, आरोप करते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन फिर शाम को सब बहुत सारे आप लोग तो मिलते हैं विधायक। मैं देखता हूँ कि न कोई दुश्मनी होती है, न कोई ऐसी बात होती है। देखिए, मेरा तो ऐसा डिपार्टमेंट है, मेरे पास सभी लोग आते हैं। हाँ, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कभी आज तक कभी भेदभाव किया नहीं। नहीं भाई, ये आप एज ए मंत्री होते हुए तो करना भी नहीं चाहिए वैसे। और हम लोग भी और सरकार सबकी होती है। हाँ, सरकार तो भाई चुनाव जब आएगा तब आप आलोचना कर लेना, आपको जो कहना है वो कहना। लेकिन जब तक सरकार है हमारी, तो आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं और हमारी जितनी क्षमता है उसके अंदर रहकर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम पूरी मदद करने का प्रयास करते हैं। चलिए श्रीकांत जी, एक आखिरी सवाल लेके ये सत्र हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि 7 बज रहे हैं। ये बताइए मुझे कि बिजली में आपने बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, घाटे को चिन्हित कर लिया, कब ये उम्मीद की जाए कि नहीं, जो आपके लोगों से मेरी बात होती है तो सुबह
अफसर, बड़े अफसरों का कहना होता है कि यार सुबह उठ के हम लोग ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे हम लोग जो है उसकी भरपाई करेंगे। तो ये जो चुनौती है इसको कब आप लोग पार कर लेंगे? देखिए मेरा ये सुझाव मेरा ये रहता है, कोई क्या देखता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुबह देखता हूं कि कितने कंज्यूमरों ने मुझे शिकायत की और कितने कंज्यूमरों की शिकायत को हमने निस्तारण किया। बहुत बढ़िया। तो एवरेज आप कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, अगर कंज्यूमर संतुष्ट है तो आपका राजस्व अपना ऊपर बढ़ेगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो उसके जो मानक तय किए हैं वो मानक हमने तय किए हैं, और मेरा ये मानना है कि बड़ी तादाद में लोग पैसा देते हैं। एकदम हर साल उन्हीं का टैरिफ बढ़ाना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जो लोग नहीं देते हैं उनको चिन्हित करने की जरूरत है, मैं समझता हूं, और उनसे जो जितना वो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिल उनसे लेना, ये मेरी प्राथमिकता है। श्रीकांत जी, वैसे कितने लोगों को, मतलब कितने लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो नहीं बिल देते हैं, मतलब पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो? आपको बहुत आश्चर्य होगा जी। ओवरऑल जो पूरे प्रदेश का देखें आप, जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जो टर्नआउट है वो 30% है। 30%? यानी कि 70% लोग बिल नहीं देते हैं। बाप रे बाप। अगर आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा निराशा होगी। बाप रे। कई ऐसे जिले हैं जिनका 10% से भी नीचे है। अच्छा। कई ऐसे सब स्टेशन हैं जहां केवल 8% लोग ही बिल देते हैं। अच्छा। तो स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं ऐसे है। ऐसे आप लोगों ने अलग अलग कैटेगरी जो बनाई है, तो उसमें ऐसे जो 8% वाले ऐसे कितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है फिर तो। ये तो अब भाई आप देखिए, लगभग मेरा 2,85,00,000 मेरा ग्रामीण उपभोक्ता है, 2,85,00,000, और 74 लाख मेरा अर्बन उपभोक्ता है। 1 करोड़ आदमी बिल नहीं देता है। बताइए, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है भाई। लेकिन एक सकारात्मकता है, धीरे धीरे कदम बाई कदम। मैंने कहा ना आपसे, हमने 4200 फीडर आइडेंटिफाई किए। हाँ। और उसमें 24% की गिरावट आई। हाँ। तो ये खाली इधर हुआ आप लोगों के एरिया में, पश्चिमांचल में, कि पूर्वांचल वगैरह में भी हुआ कुछ? पूर्वांचल में नहीं हुआ उतना जितना इधर हुआ। अगर आप वैसे देखें तो 6.5% की गिरावट आई ओवरऑल, अगर हम देखें तो। लेकिन वो भी बहुत बड़ा है। हाँ, अरे बहुत बड़ा है। सालों लग जाते हैं लोगों को। जी, निश्चित रूप से। तो चलिए श्रीकांत जी, हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जितने सारे लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है वो बिल दें, आप लोग घाटे से उभर के फायदे में आ जाएं, और जो लोगों को, जिनको 18 घंटे आप बिजली दे रहे हैं उनको 24 घंटे बिजली दें, और आपके पास इतनी सारी बिजली हो जिससे दूसरे प्रदेशों को, देश को भी बेच सकें, जिससे कि बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो चमकता रहे सूरज की तरह। तो आज आगरा अधिवेशन में बहुत सारे सवाल हुए, जवाब हुए, और बहुत सारे लोगों के उत्तर मिले। मैं समझता हूं कि जल्द ही हम लोग किसी नए शहर में मिलेंगे अपने बहुत सारे लोगों से। हाँ, आपसे चाहूंगी, दरख्वास्त करना चाहूंगी, अरविंद जी मोमेंटो देख के सर का सम्मानित उनको कीजिए। जोरदार तालियां एक बार श्रीकांत शर्मा जी के लिए। तमाम महत्वपूर्ण सवालों का बहुत ही बेबाकी से, और जरूरी जो सवाल थे उनका जवाब देने से भी वो नहीं चुके, हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया।